नमस्कार, स्वागत आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की काशी को बड़ी सौगात, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा का किया शुभारंभ। तो गंगा किनारे बसी आलीशान सुविधाओं से युक्त टेंट सिटी को भी दी सौगात। बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। 23 जनवरी को देगी धरना और करेगी प्रदर्शन। राज्य सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर। आज से ठीक 1 साल बाद भगवान की मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अक्टूबर तक मंदिर के प्रथम तल का होगा निर्माण कार्य पूरा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25 लाख की अवैध शराब सहित एक गिरफ्तार। हरियाणा के बिहार से लाई जा रही थी खेप। सहारनपुर में एसीबी के हत्थे चढ़ा प्रधान लिपिक और होमगार्ड। 3000 की घूस लेते घूसखोर गिरफ्तार। कोषागार विभाग से पेंशन स्वीकृति की एवज में मांगी थी रिश्वत। अब खबरें विस्तार से। काशी टूरिज्म का नया हब बनने जा रही है। गंगा की रेत पर टेंट सिटी बसाई गई है। 30 हेक्टेयर में 265 टेंट लगाए गए हैं, जिनमें रहकर आप 5 सितारा होटल जैसी लग्जरी सुविधाओं का लुत्फ उठा सकते हैं। उगते सूरज और गंगा आरती का नजारा, गेम्स और हॉर्स राइडिंग आपको सुकून देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेंट सिटी का इनॉग्रेशन किया। अब 15 जनवरी से यहां पर्यटकों का आना जाना शुरू हो जाएगा। टेंट सिटी का यह टूरिज्म प्रोजेक्ट 5 साल के लिए है। हर साल बाढ़ के समय कुछ महीनों के लिए टेंट सिटी को हटा दिया जाएगा। गंगा का जल स्तर सामान्य होते ही टेंट सिटी को फिर से बसाया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर निकलने के लिए एमवी गंगा विलास को 3200 किलोमीटर के दिलचस्प सफर के लिए रवाना किया। एक नए अनुभव लेकर आने वाले ये जो लोग इसमें से अध्यात्म की खोज में है, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। जिन लोगों की रुचि भारत में नदियों से जुड़े सिस्टम को समझने में है, उनके लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेंगे। और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। आगरा जिले की विकासखंड बरौली अहीर की ग्राम पंचायत बमरौली कटारा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। इससे पहले मौर्य ने ग्राम पंचायत बमरौली अहीर में पंचायत भवन का निरीक्षण करते हुए उसका उद्घाटन किया। यहां उन्होंने बैटरी से चलने वाली कचरा गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। जन चौपाल में पहुंचे डिप्टी सीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक भी वितरित किए। साथ ही ग्राम चौपाल में मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान जिलाधिकारी आगरा को ग्राम वासियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के आदेश दिए।
इधर मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन हुआ है और उनके द्वारा जो भी समस्याएं जनमानस ने उठाई है उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए उन्होंने डीएम साहब को भी आदेश दिया है। और वाकई ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की जो कल्पना थी उसको साकार करने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रदेश में ग्राम चौपाल अभियान के अंतर्गत गांव की समस्या का गांव में समाधान, इस अभियान को सफल बनाने के लिए आज ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। जो काम हुए थे उनका निरीक्षण किया गया है। के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचने के साथ भमरौली कटारा स्थित पंचायत भवन का उन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही साथ कूड़े उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया और चौपाल में पहुंचकर वहां जन सुनवाई की। साथ ही साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ ही साथ जन सुनवाई में समस्याओं का निस्तारण करने की कहा। आगरा से एवन टीवी शाहिद रजा। इधर लखनऊ में बिजली के बढ़ते दामों और कोयले की खरीद को लेकर आम आदमी पार्टी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने 5 साल तक बिजली फ्री देने का वादा किया था, उसके बावजूद बिजली दामों में बढ़ोतरी करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को बिजली मुफ्त नहीं देने पर 23 जनवरी को सरकार की वादा खिलाफी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी ने। उत्तर प्रदेश में बिजली के बढ़ते दामों को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आज कहीं न कहीं एक प्रदर्शन की बात करते हुए नजर आ रहा है। आज इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के प्रभारी व सांसद संजय सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से बिजली के बढ़ते दामों को लेकर किस तरीके से आप लोग इस पर रोक लगा? देखिए, ये बीजेपी का घोषणा पत्र है। पहले नंबर पे ही उन्होंने लिखा था कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये मैंने नहीं कहा है, ये बीजेपी ने कहा है। इसके बाद अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि हम बीपीएल कार्ड, जो बिलो पॉवर्टी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनका 17% बढ़ाएंगे, किसानों का 12% बढ़ाएंगे, घरेलू उपभोक्ताओं का 23% बढ़ाएंगे। जबकि नियामक आयोग की एक रिपोर्ट है नोएडा के मामले में, और उसका आकलन जब पूरे प्रदेश के लिए किया गया तो 25,133 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूला गया है, अधिक वसूली की गई है। तो आप उनका पैसा वापस कीजिए भाई, आप बिजली के दाम कम कीजिए हम लोगों के। आप दाम बढ़ा कैसे रहे? अब आपने मुफ्त बिजली का वादा किया था, उसको पूरा नहीं किया, आप दाम बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसको लेकर 23 तारीख को लखनऊ में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 27 तारीख को हर जिला मुख्यालय पे आंदोलन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और 1 फरवरी से पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग हर वार्ड के अंदर शहरों में अभियान चलाएंगे बिजली का दाम कम करने के लिए। एक सवाल और है, जिस तरीके से कोयला बिक्री को लेकर किस तरीके से? देखिए, कोयला बिक्री एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुका हूं। भारत में कोयले का उत्पादन 30% बढ़ा है और ये दावा देश के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने किया, ये दावा कोल इंडिया के चेयरमैन ने किया। तो जब कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा है और भारत की बिजली कंपनियों को 3,000 और 5,000 रुपए टन में कोयला मिल जाता है, तो आप अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कह रहे हैं कि आप विदेशों से कोयला मंगाइए, और उस कोयले का दाम कितना है? 30,000 रुपए टन, 40,000 रुपए टन, मनमाना दाम। और हम महंगा कोयला मंगा के यहां बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देंगे, तो नुकसान किसको? एक व्यक्ति को, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को आप नीलाम करते जा रहे हैं उसके हाथों। ये कौन सी आपकी पॉलिसी है? तो ये हमने कहा कि कोयला खरीद जो है ये एक भ्रष्टाचार है जिसका बोझ आम आदमी को उठाना पड़ेगा। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल है, जैसे कांग्रेस जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से सभी लोगों को बुलाया जा रहा है, क्या उसमें आपको नहीं बुलाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी अहंकारी नेताओं का एक विशाल समूह है। अब उनको बीजेपी से तो लड़ना नहीं, उनको आम आदमी पार्टी से लड़ना है। तो एक नफरत की दुकान है बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस पार्टी, अहंकारी नेताओं का समूह। हमको इस देश की जनता ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनाया। आप बुलाओ ना बुलाओ, आपका कार्यक्रम है, आप जानो, उसमें हमें क्या लेना देना। तो ये थे हमारे
संजय सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो बिजली के दामों को बढ़ते हुए दामों पर किस तरीके से प्रदर्शन होगा और किस तरीके से रोक लगाएगी। जिस तरह से बात किया जाए लखनऊ में जिस तरह प्रदर्शन होगा, उसके बाद यदि अगर किसी तरीके से सरकार उस पर ध्यान नहीं देती तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 TV लखनऊ। रामनगरी अयोध्या में बन रहे विश्व के सबसे दिव्य और भव्य रामलला के मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज से ठीक एक साल बाद यानी 2024 की मकर संक्रांति को भगवान राम के बाल स्वरूप की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 तक मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं 2024 मकर संक्रांति तक भगवान रामलला की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जो तैयारी है उसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा काम 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच करने की योजना है। मैं अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हूँ, जहाँ पर राम मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी चल रहा है। और आज जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो मंदिर का निर्माण था उसमें इतनी जो तेज़ी ले जा रही है, बहुत तेज़ी से इस काम को किया जा रहा है। मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार A1 TV जो है राम मंदिर निर्माण को लेकर कवरेज कर रही है और आप तक पूरी सूचना देने की पूरे प्रयास कर रही है। और क्योंकि जिस तरह के आंकड़ा लगाया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर निर्माण तैयार हो जाएगा और यहाँ पर लोगों का, श्रद्धालुओं का आना जाना, यहाँ पर आवागमन चालू होने की यहाँ पूरा अंदेशा है। मैं चाहूँगा एक बार इस माहौल को बिल्कुल दिखाएं। हमारे कैमरा पर्सन जो हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं किस तरह से देखिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर जो आज जो मीडिया कर्मी को बुलाया गया है उनको अवगत कराया जा रहा है कि किस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और काम अभी कहाँ तक पहुँचा। क्योंकि ट्रस्ट जो है और यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो लगातार बिल्कुल राम मंदिर निर्माण के लिए एकदम तत्पर हैं और काम को बहुत तेज़ी से करा रहे हैं। और जिस तरह से आंकड़ा लगाया है और अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2023 यानी कि दिसंबर 2023 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और एक भव्य मंदिर यहाँ पर तैयार हो जाएगा, राम मंदिर तैयार हो जाएगा और श्रद्धालुओं का भी आवागमन यहाँ पर चालू होगा। जिस तरह मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरह से ये नक्काशी की जा रही है, ये पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है मंदिर निर्माण के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो निर्माण कार्य में जो पत्थर लिए जा रहे हैं ये मंदिर में ही लगाए जाएंगे। और ये नक्काशी जो की जा रही है, यहाँ पर राजस्थान और जयपुर से कारीगर मौजूद हैं जो कि नक्काशी का कार्य कर रहे हैं और खूबसूरती से पत्थरों को बनाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह फूलों से और ऐसी यहाँ पर चित्र बनाए जा रहे हैं इन पत्थरों में कि वाकई में जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा इस तरह से जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कार्य देखिए बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। ये पिलर का काम बिल्कुल तैयार हो चुका है और जो आकार लगाया जा रहा है, जो कयास लगाया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। और वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आकर बिल्कुल अपने दर्शन पूजन कर सकेंगे। क्योंकि अयोध्या धाम है प्रभु की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी है। यहाँ पर अक्सर लोगों का यहाँ पर तांता लगा रहता है, लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु बाहर से भी आते हैं। लेकिन ये एक ऐतिहासिक कहा जाएगा इसको, क्योंकि ये ऐसा मंदिर, भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, राम मंदिर तैयार हो रहा है कि लोग देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आएंगे। अयोध्या से A1 TV के लिए तुफैल अहमद। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां पर महाउत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हो रहे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह आज है। करके अपनी एक नई पहचान बनाई है। जो गोरखपुर आज से 20 साल पहले अपराध और आतंक का एक पर्याय बन चुका था, आज गोरखपुर देश और दुनिया में विकास की एक नई आभा के साथ, नई सोच के साथ न केवल गोरखपुर के प्रत्येक नागरिकों को बल्कि यहां के नौजवानों को भी एक मंच प्रदान कर रहा है और उन्हें एक नई पहचान दे रहा है। गोरखपुर महोत्सव उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। मुझे प्रसन्नता है कि 3 दिवसीय यह महोत्सव कला जगत से जुड़े हुए अनेक महारथियों को इस मंच पर आमंत्रित करने में सफल होता है और साथ साथ नवोदित कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करता है। और गोरखपुर में तो गोरखपुर की जनता ने एक कलाकार को ही सांसद भी चुन करके भेजा है
अभी जिनका कुछ देर में यहां पर मंचन भी होने वाला है, रवि किशन, आज कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन जी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होनी है, दोनों के बीच में गायन का। कला वास्तव में इसका सम्मान होना चाहिए और हर स्तर पर इसे प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। कल मैं वाराणसी में था, प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया के सबसे लंबे क्रूज काशी डिब्रूगढ़ के बीच में प्रारंभ किया है। उससे जुड़े हुए यात्रियों के सम्मान के लिए कल वाराणसी में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया था। पूरी भव्यता के साथ प्रख्यात संगीतकार शंकर महादेवन अपनी पूरी टीम के साथ कल काशी में थे और कितना सराहा गया था उस कार्यक्रम को। पूरी दुनिया भारत के संगीत के पीछे आज भाग रही है, क्योंकि इसने एक मंच दी है, एक पहचान दी है। इसमें केवल मनोरंजन ही नहीं, इसके पीछे सांस्कृतिक, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर भी है, तो इसके पीछे अध्यात्म भी छुपा हुआ है। वो सब कुछ इसके पीछे है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। समाज को और देश को जोड़ने की ताकत भी रखता है और सबको एक साथ लेकर के सबका साथ और सबके विकास की इस नई भावना को भी नई ऊंचाई देता है। आपने अभी एक पंक्ति सुनी होगी सोनू निगम जी के मुख से निकला हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी के द्वारा रचित उनकी एक सुप्रसिद्ध कृति है। हनुमान जी की वंदना किस रूप में उन्होंने की, इसको रचते समय उनके सामने अनेक संकट भी आए, चुनौतियां भी आई, लेकिन हनुमान जी की कृपा ऐसी थी, एक जगह असफल होते थे, दूसरी जगह सफल हो जाते थे। और आज ये मंत्र बन गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़, दोनों के लिए समान रूप से हनुमान चालीसा का गायन समान रूप से उतना ही सहज और सरल है जितना कि एक सामान्य बच्चे को जब मां बाप के बारे में या प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है तो आसानी से बोल लेता है, तो वही स्थिति हनुमान चालीसा की भी